नमस्कार, मेरा नाम है निशांत और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आर डी शर्मा से 6.3 क्लास 10th का। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही अगला पॉइंट है। हम लोग मेरे एक पहला जो वीडियो आया था उसमें पहले हम लोग डिस्टेंस फार्मूला के बारे में बात की थी, जो पहले से ही पहला आया था एक्सरसाइज शुरू होने से पहले कहीं, उसमें हम लोग डिस्टेंस फार्मूला के बारे में बात कर लिए थे। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे सेक्शन फार्मूला के बारे में। देखिए, सेक्शन फार्मूला के बारे में, डेरिवेशंस के बारे में तो बात नहीं कर रहे अभी, बस ये समझते हैं कि जो भी मेरे पास में सेक्शन फार्मूला होगा वो सेक्शन फार्मूला है क्या आखिर। साधारण तरीके से अगर बात को समझे तो यहाँ पे मान लीजिए आपके पास में किसी भी एक्सिस पे, खास करके वो एक्सिस होगा मेरे पास में एक्स और वाई एक्सिस ही होना चाहिए, क्योंकि हम लोग अभी 2 डायमेंशंस के बारे में ही बात कर रहे हैं। मान लीजिए सपोज कीजिए ये पॉइंट ए है तो इसका पॉइंट होगा x1, y1, और ये पॉइंट बी है अगर तो इसका मान लेते हैं x2, y2। ये सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास में x पहले आता है और y बाद में आता है। तो ये एक तरह का समझिए कि हम लोगों के पास में सुविधाजनक चीज़ों के तहत अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी पहले x आता है और बाद में y आता है, तो हम लोग पहले x लिखते हैं और बाद में y लिखते हैं। इसमें इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा, बार बार बता रहे हैं कि कभी भी इस तरह से x और y, इसका मतलब ये दोनों तो सेम चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों एलिमेंट की तरफ वर्क कर रहा है। मान लीजिए आप कहीं बाहर गए और बाहर से किसी खास ब्रांड का जूस लेकर के आ गए, किसी खास ब्रांड का, सपोज कर लेते हैं वो ब्रांड है XYZ। तो अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि आप पहले किस वाले ब्रांड, मतलब आपके पास 2 लीटर का, सपोज कीजिए 1-1 लीटर का 2 अलग अलग जगह पे सेम ब्रांड का ही कोई चीज़ लेके आ गए, खाने का, पीने का, कुछ भी। आप क्या कर रहे हैं, आप कि उसमें से किसको पहले खाएंगे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये इसके बारे में बात कर रहा है, एक्स और वाई यहाँ पे एज ए एलिमेंट ट्रीट हो रहा है। इसके बारे में हम लोग क्लास 11th में जब सेट थ्योरी पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं इसके बारे में। तो और अगर आप ICSE से होंगे तो सेट थ्योरी पहले से पढ़े होंगे तो जब पता होगा। इस कंडीशन में क्या है, यहाँ पे नंबर जो लिखा हुआ है और ये नंबर दोनों सेम है, मगर यहाँ पे जो लिखा हुआ है जो छोटे ब्रैकेट में है, इसका मतलब होगा x पहले आएगा और y हमेशा बाद में आएगा। भूल के भी ऐसा मत कीजिएगा कि इसको चेंज करके पहले यहाँ x कर देते हैं, यहाँ y कर देते हैं। ये सब बचपन में चला करता होगा, मगर 10th क्लास या इसके बाद से कभी भी काम नहीं करता। तो ये 2 हो गया। यहाँ पे चूँकि बीच में ना दिखाई दे इसलिए हम पॉइंट m को, इस पॉइंट को P बोल देते हैं और इसका कोऑर्डिनेट लिखते हैं x, y। सपोज कर लेते हैं A से P तक का जो रेशियो होगा वो होगा m का, और P से लेके B तक का जो रेशियो है वो सपोज कर लेते हैं वो रेशियो है मेरे पास में n का। ये हम लोग बस अपने आप में सपोजिशन के तहत ही काम कर रहे हैं कि मेरे पास जो भी नंबर लिखा हुआ है, शायद अब बोर्ड पे अच्छे से दिख रहा होगा, ये सपोज कर लिया गया था। अब क्या है कि इसका सेक्शन फार्मूला में हम लोग बात करें तो सेक्शन फार्मूला में लिखने का, यानी कि इस कोऑर्डिनेट को फाइंड करने का जो तरीका होगा, यानी कि ये x इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, m को मल्टीप्लाई करेंगे x2 से, लिखेंगे m x2 प्लस n को मल्टीप्लाई करेंगे x1 से, अपॉन में बात करेंगे m प्लस n से। तो मेरे पास में ये वाला जो x था उसका वैल्यू इस तरह से निकल के आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर y निकालना चाहेंगे तो y कैसे लिखेंगे, m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस 1। देखिए, यहाँ पे जो 2 बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसके बारे में बहुत कम जगह पे बताया जाता है, वो ये कि यहाँ पे बोला जाता है पॉइंट में कि इंटरनली और एक्सटर्नली के बारे में। जैसे कि अभी हम लोग कोई क्वेश्चन करेंगे तो उसमें लिखा हुआ मिल जाएगा आपको कि अगर m और n इंटरनली, यहाँ पे क्या है कि m और n जो है वो इंटरनली एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है, हालांकि बहुत जगह पे कॉपी चेक करने के बाद, चाहे दिल्ली हो या किसी अलग जगह पे, दिल्ली धनबाद में तो खैर हर जगह का कॉपी चेक किए हुए हैं, मगर दिल्ली में भी इंटरनली, जैसे स्कूल में भी इंटरनली और एक्सटर्नली के बारे में जनरली बात नहीं किया था, जनरल कंडीशंस में। वैसे तो टीचर बहुत अच्छे होते हैं, बात करते ही हैं, मगर अगर हम वहाँ पे इस चीज़ को एक्सटर्नली पॉइंट पे बोले तो यहाँ से यहाँ तक हम क्या बोल देंगे, ये m होगा और इस पॉइंट को n ही रहने देते हैं। अगर उस कंडीशंस में x का वैल्यू को फाइंड करना होगा तो हम लोग ऐसे लिखते हैं m x2 माइनस n x1 अपॉन में m माइनस n, या y निकालना होगा तो m x2 माइनस n x2 अपॉन में m माइनस n। इन 2 बातों को याद रखिएगा कि ये मेरे पास में जो लिखा हुआ है वो एक्सटर्नली के बारे में है और ये जो निकाले हैं ये वो इंटरनली के बारे में बात करके निकाला गया। बहुत साधारण सा कहानी है। m को मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, कि 10th क्लास में जब भी हम लोगों को पढ़ना है, एक आध जगह ऐसा मिलेगा जहाँ पे एक्सटर्नली का बात किया गया, उसको भी हम लोग इंटरनली में चेंज कर देते हैं। यहाँ से यहाँ तक NCERT में भी क्वेश्चन है, A से B तक 7 दिया हुआ है और A से P तक शायद 3 लिखा हुआ है या P से B तक 3 लिखा हुआ है, उसको भी हम लोग इंटरनली कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमको बेसिकली इस फॉर्मूले के बारे में आज दिन तक हम जितने भी तरह का कॉपी चेक किए हैं उस जगह पे तो कम से कम लिखा हुआ फॉर्मूला दिखाई नहीं दिया। कॉपी चेक करना, मैं बच्चे का जो कॉपी आता है मेरे पास में उस तरह में, ये तो दिखाई नहीं दिया।
सारा का सारा इसी तरीके से काम करते हैं और ये सही भी है, ऐसा नहीं कि कोई गलत बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। अगर हमको ये पूरा डिस्टेंस मान लीजिए 7 का है, ये 3 का दिया हुआ है या 4 का ये दिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक 3 आ जाएगा। तो बेसिकली करता बच्चा ये है कि एक्सटर्नली पूछ रहा है और इंटरनली में दे करके बना देता है। अब तो खैर हम ये फॉर्मूला बताने लगे, मगर पहले जब हम शुरुआती दिनों में जब स्टार्ट कर रहे थे तो कॉपी चेक करने के भरोसे भी छोड़ दिया करते थे इसको और बाद में बताया करते थे कि ये फॉर्मूला होगा। मगर अब तो खैर बहुत प्रैक्टिस हो जाने के बाद इसको पहले ही बता देते हैं। तो ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इन्हीं 2 फॉर्मूले पे पूरा का पूरा हम लोग जो काम करने वाले हैं वो सेक्शन फार्मूला करेंगे। तो ठीक है, आप इस फॉर्मूले को कॉपी कर लीजिए इंटरनली और एक्सटर्नली का। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आपके सामने बोर्ड साफ हो जाएगा बस। अब हम लोग क्या करते हैं, सीधे से आर डी शर्मा की तरफ बढ़ते हैं। आर डी शर्मा में जो आपका 6.3 लिखा हुआ है उसी क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग -1,3 एंड 4,7। तो आपके पास में एक लाइन ज्वाइनिंग कर रहा है। लाइन कौन सा है, ये पॉइंट सपोज कर लेते हैं ए का, -1,3 -1 है ये, और ये पॉइंट बी अगर है तो ये लिखा हुआ है 4,-7 का। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग -1,3 एंड 4,-7 इंटरनली इन द रेशियो 3:4। तो इंटरनली बोल रहा है कितने का, 3:4 का। इंटरनली जैसे ही हम लोग बोलेंगे मेरे दिमाग में ये क्लिक कर जाना चाहिए कि हम लोगों के पास जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूले को पहले लिखेंगे। कैसे बनाते हैं, और इस पॉइंट को बोलते हैं x, y। पूछ क्या रहा है कि इंटरनली डिवाइड कर रहा है और आप इस पॉइंट के बारे में बताइए कि किस पॉइंट पे जाकर के ये 3:4 के रेशियो में चीज़ों को डिवाइड करेगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं, x = m x2 + n x1 अपॉन में m + n इज इक्वल टू n के m की जगह पे क्या लिखा हुआ 3, यानी कि 3 × 4 + 4 × -1 अपॉन में 3 + 4 विच इज इक्वल टू 12 - 4/7 कितना हो जाएगा 8/7 का। यानी कि पहला जो पॉइंट आपके पास में निकल करके आएगा वो पॉइंट पहला निकल के क्या आएगा 8/7 का। अब हम लोग y के बारे में बात कर लेते हैं। y = m y2 + n y1 अपॉन में m + n। इस नंबर को इससे और इस नंबर को इससे, यही फार्मूला भी होता है। सिंपली कहानी है, m की जगह पे 3 लिखा हुआ है और y2 की जगह पे लिखा हुआ -7 प्लस n की जगह पे 4 लिखा हुआ है और n की जगह पे लिखा हुआ है 3, और दोनों को ऐड करेंगे तो 3 + 4। 7 को 3 से मल्टीप्लाई किए -21 प्लस 12/7, तो कितना आ जाएगा 9/7। आपके पास में 2 पॉइंट निकल गया। तो हमेशा ये याद रखिएगा कि जब आपसे कोऑर्डिनेट पूछा गया है तो कोऑर्डिनेट आप कैसे लिखेंगे 8/7, 9/7। ये आपका कोऑर्डिनेट आ जाएगा किसका, तो पी पॉइंट का। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक के मामले में सॉरी यहाँ पे माइनस कर लीजिएगा, यहाँ माइनस कर लीजिएगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक के मामले में सारा कहानी समझ में आ गया होगा कि एग्जाम्स में भी आपको इसी तरीके से बना के आना है। अगर आप इसी तरीके से एग्जाम्स में बना करके आएंगे तो आपका नंबर ऑब्वियसली बात है कि अच्छा आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बोल रहा है फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स इतना इतना। ठीक है, अगर ट्राइसेक्शंस के बारे में बात किया, इसको कॉपी कर लीजिए आप। ट्राइसेक्शंस के बारे में अगर बात किया गया है यानी कि एक पॉइंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक सेकेंड, मेरे ये कहने का मतलब है कि एक लाइन को ट्राइसेक्शंस का मतलब होगा कि 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। कैसे डिवाइड किया गया, ये एक स्ट्रेट लाइन है, सपोज कर लेते हैं स्ट्रेट लाइन है, हालांकि दिख तो नहीं रहा, हमारा पैसा मान लीजिए क्योंकि मैथ में मानना बहुत जाता है। ए का कोऑर्डिनेट लिखा हुआ 5, -6 का, और ये पॉइंट बी है अगर तो इसका कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है -7, 5 का। ठीक है, ट्राइसेक्शंस के बारे में बात चल रहा है कि इस लाइन को ट्राइसेक्शन 3 पॉइंट में डिवाइड किया गया। तो एक पॉइंट तो यहाँ पे हो गया, एक पॉइंट यहाँ पे हो गया। सपोज कर लेते हैं P का लिखा हुआ है x, y और Q का लिखा हुआ है a, b, ये मान लेते हैं। ट्राइसेक्शन का मतलब हो गया यहाँ से यहाँ का, यहाँ से यहाँ का और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या आएगा, इक्वल आएगा। यानी कि जब इक्वल आएगा तो हम इसकी जगह पे कुछ भी रखेंगे और कैंसिल आउट करेंगे। मान लीजिए कि मेरे पास में 2:2 का है, कैंसिल आउट करेंगे तो 1:1 ही हो जाएगा ना। तो ठीक इसी तरीके से जैसे कि यहाँ पे कैंसिल आउट करने पे कुछ भी नहीं बच रहा है आपका, उसी तरीके से क्या करते हैं यहाँ पे काम करेंगे। अगर मान लीजिए मेरे पास ये 2 पॉइंट लिखा हुआ है तो पहले हम इस पॉइंट के बारे में बात करें तो ये 1 हो गया और यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितने का आएगा 1 + 1 2 का। यानी कि P पॉइंट के लिए
पी पॉइंट के लिए जहाँ पे ये x, y लिखा हुआ है, मेरे पास में रेशियो क्या बनेगा, m/n का जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 1:2 का। यानी कि ये साधारण तरीके से कि m इसको और n इस 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बनाएंगे कैसे, बनाने का वही तरीका होगा। ठीक है, आप यहाँ पे लिखिए x = m(x2 + n(x1) अपॉन में m+n, यहाँ पे इक्वल टू का m की जगह पे क्या लिखना है 1, x2 की जगह पे लिखा हुआ -7 प्लस n की जगह पे लिखा हुआ है 2, आपका देख के लिख देना है, और x की जगह पे क्या लिखा हुआ है 5, अपॉन में क्या करना है 1+2। सॉल्व कर लीजिएगा, -7 + 10 यानी कि -7 + 10 करेंगे तो 3, और नीचे में 3 लिखा हुआ है 3/3 विच इज़ इक्वल टू 1, ये आ गया। इसी तरह से जब हम y के बारे में बात करेंगे तो लिखेंगे my2 + ny1 अपॉन में m+n इज इक्वल टू m की जगह पे 1, y2 क्या लिखना है यहाँ से, यहाँ पे देखना, क्योंकि मेरे पास में ये x1, ये y1, ये y2, सॉरी ये x2 और ये y2 है। तो y2 की जगह पे क्या लिखा हुआ 5 प्लस n की जगह पे लिखा हुआ मेरे पास में 2, और y1 की जगह पे लिखा हुआ वैल्यू -6 का, तो -6 अपॉन में 2 + 1 3, तो -5 -12, 12 में से जब हम उसको 5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 12 - 5 7/3। ठीक है, तो आपके पास में यहाँ पे जो इस वाले पॉइंट का जो नंबर आ गया -7 या माइनस छूट जा रहा है बार बार, इस वाले कोऑर्डिनेट का जो नंबर आया या इस वाले पॉइंट का, यानी कि इसका जो x और y एक्सिस आएगा वो क्या आएगा 1, -7/3 का, ये आपका निकल गया। ठीक उसी तरीके से आप यहाँ पे भी काम करेंगे, जहाँ पे आपको a और b फाइंड करना होगा। बस यहाँ पे फ़र्क ये होगा कि a की जगह पे लिखना होगा ये a का फॉर्मूला सेम, जो मेरे पास में m(x2 + n(x1) अपॉन में m+n, सेम फार्मूला लिखेंगे, मगर इसमें इस बात का ध्यान रखेंगे कि मेरे पास में m की जगह पे क्या आ जाएगा 2 और n की जगह पे क्या आएगा 1। इस बात का ध्यान रखते हुए मैथ्स को सॉल्व करेंगे, ये काम आपका है। यहाँ से यहाँ तक के बारे में बात करें तो 1 + 1 2, यानी कि a से लेके q तक का जो टोटल आएगा वो आएगा 2 का, और q से b तक का जो रेशियो आएगा वो आएगा 1 का, उसी को यहाँ पे लिखा गया। तो आप इस तरीके से जैसे यहाँ पे बनाया गया है इसी तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। और या नहीं तो एक काम करते हैं, इसको पहले बना के दिखाई देते हैं, ए वाले को एक बना के दिखा देते हैं। क्यों ऐसे इसलिए कर लेते हैं क्योंकि इसी के बेस पे क्या ना कि आगे आने वाले 3-4 क्वेश्चन आपको इसी तरह से बनाना है। तो उस क्वेश्चन में क्या करेंगे, एक्स और वाई की जगह पे आपको वैल्यू को बता देंगे, आप उसको आराम से बना लीजिएगा। देखिए साधारण तरीके से लिखिए a = फॉर्मूला लिखना ही होगा, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे तो इसकी जगह पे आपका हाफ मार्क्स कैंसिल आउट हो जाता है। m(x2 + n(x1) अपॉन में m+n। ठीक है, तो m की जगह पे क्या आ गया 2 और x2 लिखा हुआ है यहाँ पे -7, तो -7 प्लस n की जगह पे तो 1 है और x1 की जगह पे लिखा हुआ 5, तो यहाँ पे 5 कर लीजिए अपॉन में तो 3 ही आएगा 1 + 2, आप 1 + 2 लिख लीजिएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 + 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -9 अपॉन में 3 लिख लीजिए, -9 अपॉन में 3 विच इज़ इक्वल टू -3। ठीक उसी तरीके से अगर हमको b निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, my2 + ny1 अपॉन में m+n। तो m की जगह पे क्या दिख रहा है 2, y2 की जगह पे यहाँ पे देख लीजिए आराम से, क्या दिख जाएगा 5 दिख जाएगा आपको, प्लस n की जगह पे 1 और y1 की जगह पे क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे -6 का अपॉन में 3। 10 - 6, ये -6 लिखा हुआ है तो ठीक कर लीजिएगा, -6 है ये। 10 - 6 करेंगे तो क्या आएगा 4 और साइन भी ये होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे आप -3, 4/3। तो अब आपके पास में सारे पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आता था वो किस तरीके से आता था, मेरे ख्याल से वो समझ में आ गया होगा। आप इसको कॉपी कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा, यानी कि आपका जो फाइनल आंसर जो तैयार होगा वो पी पॉइंट के लिए तैयार होगा। पी पॉइंट के लिए क्या आंसर आ रहा था 1, -7/3, और क्यू पॉइंट के लिए जो तैयार हो रहा था वो -3, 4/3। ये आपका फाइनल आंसर होगा। आप इस आंसर को लिख करके आइएगा और उम्मीद करते हैं कि इसके बाद आपका नंबर अच्छा आएगा। ठीक है, तो इंटरनली किसको बोलते हैं वो समझ में आ गया, किस तरह से बनाया जाता है वो भी समझ में आ गया। 2 पॉइंट रहेगा तो किस तरह से करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक्स और वाई लिखने के पीछे भी कारण था, ए और बी और एक्स वाई जो लिखे थे
पी पॉइंट के लिए हम लोग क्या लिए थे, पी पॉइंट जिसकी जगह पे था उसकी जगह पे हम लोग यूज़ किए थे एक्स वाई, और क्यू के लिए भी, क्योंकि दो अलग अलग पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का मामला था, इसीलिए ऐसा किए थे। आप चाहें तो ऐसा करें ना, अगर एक ही ऐसे लिख देंगे तो फिर मामला ख़राब हो सकता है। अब इसके सेकेंड पार्ट पे आते हैं। इसमें 3 पार्ट दिया हुआ है, पहला पार्ट तो हो गया। सेकेंड पार्ट का जो पॉइंट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ 3, -2 का। पहला मतलब ए के बारे में। बी के बारे में बात करें तो बी पॉइंट लिखा हुआ -3, -4 का। इसको पी में वही x, y और क्यू की जगह पे a, b, सेम फार्मूला का अप्लाई करना है। एम की जगह पे पहली बार में पी पॉइंट के बारे में बात करें, जब आपको x और y फाइंड करना होगा उस कंडीशंस में p की जगह पे क्या लेंगे, सॉरी m की जगह पे क्या लेंगे 2 और n की जगह पे 1, और दूसरी वाले में m की जगह पे क्या आ जाएगा 2 और n की जगह पे 1 2 1 2 चलते रहेगा। वो आप देख लीजिएगा, जिसमें जो रहेगा उसके हिसाब से हम लोग काम कर लेंगे। थर्ड वाला पार्ट में बोल रहा है 2, -2 a पॉइंट है और b पॉइंट है -a1, 4 p और q। सेम तरीके से ये भी बन जाएगा, फॉर्मूला सेम ही लगेगा, बना करके देख लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट वेयर द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट इतना 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 पॉइंट्स वेयर द डायगोनल्स ऑफ द, ठीक है। देखिए यहाँ पे मेरे पास में पैरेललोग्राम दिया गया, तो पहले तो पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। हालांकि दिख नहीं रहा होगा, मगर हाँ आप ऐसा फिर से मान लीजिए कि पैरेललोग्राम है। ये ए, ये बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी। ए का जो कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ -2, -1 का। बी का जो कोऑर्डिनेट है वह है 1, 0 का। सी का 4, 3 का, और डी पॉइंट का है 1, 2 का। ठीक है। क्वेश्चन में पूछ रहा है, ये पॉइंट ओ ही रखते हैं, इसको x, y बोल देते हैं। बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स ये मीट। अब ये दोनों जहाँ पे मीट कर रहा है उसके बारे में बोल रहा है बात करने के लिए। तो बहुत साधारण से बात नहीं है कि यहाँ से यहाँ का रेशियो और यहाँ से यहाँ का रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा, क्योंकि हम लोग डायगोनल्स के बारे में ये पढ़े हैं, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स के बारे में ये पढ़े हैं कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स होता है वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। हालांकि ये याद रखिएगा हमेशा कि AC इज़ नॉट इक्वल टू BD। ये तो होता ही है, तभी जाकर के ये पैरेललोग्राम फॉर्म होगा, वरना ये रेक्टेंगल हो जाएगा। अगर ये इक्वल आएगा तो इस कंडीशंस में क्या बना देगा, रेक्टेंगल। यहाँ पे ये दोनों नॉट इक्वल टू है, इसका मतलब है कि ये क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। साथ में आपको एक बात और याद रखना है, वो ये कि A से O इज़ इक्वल टू O से C और B से O इज़ इक्वल टू O से D। ये पैरेललोग्राम में भी के लिए वैलिड होता है और रेक्टेंगल के लिए भी वैलिड होता है। ये दोनों ही कंडीशंस के लिए वैलिड है। इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों के इक्वल होने का मतलब है इन दोनों के बीच का रेशियो भी क्या आएगा, इक्वल आएगा। इक्वल आने का मतलब है 1/1 का आएगा। हम लोग मीन के बारे में ये बात किए थे कि मीन कैसे निकालते हैं। मान ली 3 और 5 का निकालना है कि इसके बीच में कौन सा नंबर आएगा, तो 3 + 5 डिवाइडेड 3 और 5 का निकालना है तो 3 + 5 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि a/2 विच इज़ इक्वल टू 4। सही भी है कि 3 और 5 के बीच में मेरे पास 4 ही एक ऐसा नंबर है जो उसके बीच में आ रहा है। तो ठीक उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर हम इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्म में लिखना चाहें तो x की जगह पे सिंपली ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि x1 + x2/2 y इज़ इक्वल टू y1 + y2/2। x की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 4 प्लस करना था और यहाँ -2 है, तो 4 - 2/2 विच इज़ इक्वल टू 1। तो सिंपली इसका हम लोग लिख देंगे 1 -1 + 3। हालांकि आप ऐसे करेंगे y की कंडीशन में, ये हम लोग y1 ले रहे हैं, ये y2 है, तो 3 - 1 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 1, 1 का आ गया यहाँ से। आप इसको इसी फॉर्मूले पे ले लेंगे जहाँ पे आप इसको x1 बोलेंगे, इसको y1 बोलेंगे, या फिर इसको x2 बोलेंगे, इसको y2 बोलेंगे। आप किसी भी तरीके से सॉल्व कीजिए, मीन का जो वैल्यू आ रहा है वहाँ पे इस कंडीशन में क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा। और एक तरीका है इसका, ना केवल ये इक्वल होगा बल्कि D से O और O से B भी इक्वल होगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है सेम तरीका। 1 + 1 2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 1, ये भी आ गया। 0 + 2 2 डिवाइडेड बाई 2, इसके तहत भी करेंगे तो भी आपके पास में 1, 1 आएगा। और एक बात का याद रखिएगा, आप इस तरह से सॉल्व कीजिए, AC या BD वाले से, दोनों ही तरीके से जो इसका रेशियो आएगा वो हर कंडीशंस में इक्वल ही आना चाहिए। ये नहीं कि A और C निकालें तो कुछ और वैल्यू के बारे में बात किया, B और D निकालें तो कुछ और वैल्यू के बारे में बात करिए, उस कंडीशन से फिर ये गलत बन जाएगा। वैसे तो नहीं होगा ना, एक ही मैथ का 2 अलग अलग आंसर कैसे आ सकता है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बोल रहा है प्रूव दैट द पॉइंट्स 3, -2 4, 0 6, -3 एंड 5,
5 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये बताइए कि कोई भी ये वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम है या नहीं। तो बहुत साधारण सा बात है कि हम इसके डायगोनल्स पे ही सीधे जाएंगे। दो बातों को ध्यान रखते हुए डायगोनल्स की तरफ बढ़ेंगे। पहला कंडीशन तो यही बोल रहा है मेरे पास में, अगर ये पैरेललोग्राम है जो दिख नहीं रहा मगर मान लेते हैं ऐसा ABCD, तो पैरेललोग्राम के बारे में क्या क्या बात किए थे हम लोग कि AB इज़ इक्वल टू CD आना चाहिए, उसी तरह से BC इज़ इक्वल टू AD आना चाहिए। कहने का ये मतलब है कि आप यहाँ पे चाहें तो डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल कर भी बना सकते हैं, डिस्टेंस आ जाएगा आपका इसके। दूसरा हम लोग ये समझे थे कि अगर AC इज़ नॉट इक्वल टू BD होगा तो उस कंडीशंस में हम लोग क्या बोलेंगे कि ये मेरे पास जो आएगा वो पैरेललोग्राम फॉर्म हो जाएगा, ये मेरे पास पैरेललोग्राम चलेगा। एक तरीका तो आपका ये है बहुत साधारण तरीके से बनाने का। अगर हम इसको रेशियो के हिसाब से बनाना चाहें इतना द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, एक बार पॉइंट फिर से बोल देते हैं। पॉइंट लिखा हुआ 3, -2, 4, 0, 6, -3 एंड 5, -5 का। तो ये जो पॉइंट आएगा वो आपसे पूछ रहा है कि वो सही में पैरेललोग्राम फॉर्म करेगा भी या नहीं करेगा। इसका एक तरीका तो अभी भी जो मिड पॉइंट बताएं उसके थ्रू चेक करने का है। अगर आप ऐसे बनाएंगे तो उसको थ्रू चेक कर लीजिएगा कि जो मिड पॉइंट उसका बन रहा है पैरेललोग्राम का वो सही में एक दूसरे को डिवाइड कर भी रहा है या नहीं। मगर ये सबसे ज़्यादा डिस्टेंस के थ्रू ही ऑथेंटिकेशन के तहत बनेगा आपका याद। ये बात को आगे समझते हुए हम लोग आगे की तरफ पढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला पे तो पहले बात हो ही चुका, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। डिस्टेंस फार्मूला जो मेरे पास में निकलता है, मान लीजिए हमको AB निकालना है, तो बहुत साधारण सा बात है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा, चाहे आप जो कुछ भी लिखिए, हम यहाँ पे x1 y1 ले या फिर वहाँ पे x1 y1 ले या x2 y2 यहाँ पे ले या फिर वहाँ पे x2, कुछ ना कोई तो होगा A और B के केस में और C ने A और B के केस में। उस कंडीशंस में हम लोग किसी को चाहे जो कुछ भी रखें मगर फार्मूला हमेशा ही रखेंगे। क्यों? क्योंकि डेरिवेशन जब भी हम लोग फार्मूला का करते हैं वो इसी तरीके से करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अब समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है इफ़ P, मतलब P एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है 9a - 2, -b, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A 3a + 1 - 3 एंड B 8a, A इन द रेशियो 3:1, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। देखिए बहुत सिंपल सा मैथ है, बस इस मैथ को जानबूझ के वो कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है। वो बस कंफ्यूज करना चाह रहा है कि आप इस तरह से कंफ्यूज हो जाइए कि उसको समझ में ये आ जाए कि मामला ख़राब कहाँ पे हो रहा है। जैसे कि पहले तो लाइन ड्रॉ कर लिया जाए। पॉइंट आपके पास में बोल रहा है P पॉइंट का 9a, मेरे पास जो A पॉइंट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 3a + 1, -3, और ये B पॉइंट लिखा हुआ है 8a, 5, 9a - 2 - b, 3:1 का। इतना ही, बस इतना ही का ही मामला दिया हुआ है। तो ये सिंपल नहीं है, आप उसको करना क्या है, मेरे पास में 9a - 2, x की जगह पे ये लिखा हुआ है, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 8a लिखा हुआ है, ये 8a लिखा हुआ है। तो साधारण सा बात है कि 8 3 जा 24 है, ठीक है। मेरे पास में हाँ इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दी, सॉरी ये इज़ इक्वल टू ना x इज़ इक्वल टू, हम लोग के पास जो फॉर्मूला लिखते हैं वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 24a + 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 3a + 1 अपॉन में 4, कुछ कॉमन तो नहीं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे 36a - 8 इज़ इक्वल टू 27a + 1, बस हो गया। इस नंबर को आप उठा के इधर कर देंगे और माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9a इज़ इक्वल टू +9 और a इज़ इक्वल टू 1 आ गया। मामला इतना ही। अगर इसी जगह पे हमको b फाइंड करने के लिए बोला जाए तो यहाँ पे b लिखा हुआ है तो कैसे लिखेंगे -b इज़ इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 से 15 प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, तो क्या आएगा -3 लिख देते हैं। मेरे ख्याल से सब तो सिंपल सी चीज़ है। और यहाँ पे 4, तो -4b इज़ इक्वल टू 12, यानी कि b इज़ इक्वल टू -3। तो इस सिंपल सा बात है। इसमें a और b के बारे में आपसे पूछ रहा था तो a और b का वैल्यू नहीं आ जाएगा आपसे, a इज़ इक्वल टू 1 और b इज़ इक्वल टू -3, यही इसका आंसर भी है।
ठीक है, बहुत सिंपल से मैथ था, कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो है भी नहीं है, बस चीज़ों को हल्का से तो घुमाएगा ही ना, ये बात तो है ही। चलिए अब हम लोग 5 नंबर तक हो गए, अब हम लोग 6 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में आपका बोल रहा है इफ़ a कॉमा बी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a 10 कॉमा -6 b k कॉमा 4 एंड के बाद लिखा हुआ है आपका a - 2b इज इक्वल टू 18, फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड द डिस्टेंस। ठीक है, मेरे पास में एक लाइन सेगमेंट बना लीजिए पहले ताकि समझ में आ सके। ये पॉइंट ए है तो इसका लाइन सेगमेंट लिखा हुआ है 10 कॉमा -6 का। अगर ये पॉइंट बी है तो इसका लाइन सेगमेंट लिखा हुआ है k कॉमा 4 का। और आपका मिड पॉइंट लिखा हुआ है a कॉमा b का। मिड पॉइंट लिखा हुआ है यानी कि 1:1 की रेशियो में काटेगा इंटरनली, नॉट एक्सटर्नली। एंड आपके पास जो लिखा हुआ है a - 2b इज इक्वल टू 18, फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड द डिस्टेंस ए बी। तो साधारण सा बात है कि मेरे हम लोग क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू 1 को k से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा k, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 10 अपॉन में 2, यानी कि 2a इज इक्वल टू k प्लस 10। पहला b के बारे में बात करें तो अब हम लोग वैसे नहीं करते, हम इसको इसमें ऐड करते हैं, -6 + 4 -2 अपॉन 2 यानी कि -1। तो b की जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, ये। अच्छा, अब आपके पास में ये रिलेशन आपके पास में बता रहा है, क्या बता रहा है, a की जगह पे हम लोग यहाँ से a का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या लिखेंगे k प्लस 10 अपॉन में 2। a की जगह पे क्या लिख सकते हैं, k प्लस 10 अपॉन में 2 -2 और -1 इज इक्वल टू 18। -1 यहाँ पे लिखा हुआ तो b की जगह पे, और -2 पहले से लिखा हुआ है। तो सिंपल सा कहानी है k प्लस 10 माइनस ये 2 आ जाएगा और इसमें 2 कर दीजिए इज इक्वल टू 18। बहुत सा बच्चा इसको इससे वैसे ही मल्टीप्लाई कर देता है, वैसे नहीं करना है। आप चाहें तो इसको इधर कर सकते हैं, तो क्या आएगा, इस 2 को इधर करेंगे तो 16 हो जाएगा। ये 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो k प्लस 10 इज इक्वल टू 32, यानी k का जो वैल्यू आएगा वो कितने आ जाएगा, इसे माइनस करने पे 22 का। अगर आपके पास में k का वैल्यू आ गया हो तो a का वैल्यू यहाँ से फाइंड नहीं कर लेंगे, 22 प्लस 10 32 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 16। कुल मिला जुला करके वो सबका वैल्यू ही पूछ रहा था, और बाद में वो पूछ रहा है कि इसके बीच का डिस्टेंस बताइए, तो डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, k का जो वैल्यू है मेरे पास में 22 आ गया। अब डिस्टेंस पूछ रहा था तो 22 यहाँ पे रख करके डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना। वैसे भी मिड पॉइंट निकालना है तो ज़्यादा मेहनत तो वैसे भी नहीं करना है, बस ए बी का डिस्टेंस निकाल लीजिएगा। फॉर्मूला क्या होता है, 10 - k का होल स्क्वायर प्लस -6 - 4 का होल स्क्वायर, दोनों को रूट में डालिएगा, निकल जाएगा ये। 6 नंबर तक। 7 नंबर के बारे में बात करें तो बोल रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट 2, y डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -2, 2 एंड बी पॉइंट है 3, 7। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू 3, 7। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फाइंड द रेशियो। देखिए फाइंड द रेशियो वाले केसेस में हमेशा ये याद रखना है आपको, क्योंकि ये नया तरह का है तो ये भी बना ही देना है कि जब भी आपसे रेशियो पूछा जाएगा, फाइंड द रेशियो, व्हाट आर द रेशियो। हालांकि मेरा पहला जो वीडियो आया था उसमें भी हम लोग इसके बारे में बात किए थे। उस कंडीशंस में आपको करना क्या है, अगर आप नहीं भी देखें तो कोई बात नहीं, क्या लिखना है कि मेरे पास में ये ऐसे लिखा हुआ था, ये पॉइंट ए है, सपोज कर लीजिए x1, y1 कर लीजिए, ये पॉइंट बी कर दीजिए x2, y2। यहाँ पे मेरे पास पॉइंट P लिखा हुआ है x, y का। फाइंड द रेशियो के कंडीशन में ये k और ये 1 होगा। अल्फा भी चलता है बहुत जगह पे, आप कुछ भी कीजिएगा, यहाँ पे कुछ नंबर लिखिएगा, यहाँ पे 1 ही लिखना है आपको। इस कंडीशन में बहुत आसानी से क्या करते हैं हम लोग, x इज इक्वल टू फाइंड, तो ये x का करना, वही कहानी, k को मल्टीप्लाई करेंगे x2 से प्लस y1 अपॉन में k प्लस 1। y निकालने का तरीका वही होगा मेरे पास में, k इंटू y2 प्लस y1 अपॉन में k प्लस 1। सेम फार्मूले पे बनना। यहाँ पे मेरे पास जो पॉइंट लिखा हुआ है वो दिया हुआ है आपके पास में, फाइंड द रेशियो पूछ ही रहा है आपसे, और पॉइंट क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिख देते हैं। ए की जगह पे लिखा हुआ है -2, 2 का। बी की जगह पे यहाँ पे पॉइंट लिख देते हैं, बी का पॉइंट लिखा हुआ है 3, 7 का। और रेशियो वाला पॉइंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 2, y का, तो 2, y कर दीजिए।
फाइंड द रेशियो बोल ही रहा है। अब देखिए, सोच करके देखिए कि मेरे पास में ये दिया हुआ है पॉइंट, इस पॉइंट को लिखा हुआ है, ये दिया हुआ है, और इस y के केस में पूछ रहा है कि क्या पॉइंट आने वाला है। तो अगर हम y के केस में लेकर के बनाएंगे तो y इज इक्वल टू, यहाँ पे k तो आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, वैल्यू आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मेरे पास दो वेरिएबल आएगा। तो बुद्धिमानी इसी में है कि यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है इस 2 इज इक्वल टू ऐसे लिख लीजिए। k को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो क्या आएगा, 3k, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे -2 ही लिख देते हैं, -2 अपॉन में क्या करना है, k + 1। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 2k + 2 इज इक्वल टू 3k, -2 नहीं हो जाएगा। इन दोनों को काटने का गलती मत कीजिएगा वरना मामला ख़राब हो जाएगा। ये इधर लेके जाइए, इसको इस तरफ लेके आइए तो क्या हो जाएगा, -k इज इक्वल टू -4, यानी कि k का जो वैल्यू आया था वो क्या आ गया, आपका 4 का आ गया। ठीक है, अब आपके पास में k को हम लोग 4 से रिप्लेस कर दिए, पूछ रहा y क्या आएगा। साधारण सा बात है, y वाले केस में मेरे पास में यहाँ पे क्या आ गया, k दिया हुआ है, y पूछ ही रहा है तो y तो संयोग से यहाँ पे y ही लिखा हुआ है। k की जगह पे 4 लिख दीजिए, 4 × 7 प्लस y की जगह पे क्या लिखेंगे 2, इसको यहाँ पे कंपेयर कीजिए, y1 यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, अपॉन में k + 1 यानी कि 5। तो y का वैल्यू नहीं आ जाएगा, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें 28 + 2 30 / 5 विच इज़ इक्वल टू 6। तो यहाँ पे y का वैल्यू पूछ रहा था आपसे, यहाँ पे पूछ रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ y, और y के वैल्यू को आप यहाँ से निकाल लिए। ठीक है, 4:1 के रेशियो में डिवाइड होगा और y का वैल्यू आया 6 का। तो मेरे ख्याल से आज हम लोग 7th क्वेश्चन तक ही रहने देते हैं, ज़्यादा फिर जाएंगे तो समझने में, प्रैक्टिस करने में भी दिक्कत होगा। आप क्या कीजिएगा, इससे रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स होगा 10-15 एग्जांपल्स बना करके बैठ जाइएगा, इतना काम कर लीजिएगा। अगला वीडियो हो जितना जल्दी से जल्दी देखिए, वैसे तो मेरा टारगेट ये होता है कि वीक में कम से कम 4 से 5 वीडियो देख सके, मगर अभी शेड्यूल कुछ वैसा चल रहा है जिसकी वजह से ये गड़बड़ हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये भी मेरे ख्याल से 5-6 पार्ट में ये भी आएगा, 6 से 7, हाँ 6 से 7 पार्ट में तकरीबन ये भी आएगा, 6 पार्ट में आएगा। और आप इस वीडियो को देखिए। अगर आप कमेंट्स कर रहे हैं और खासकर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए कि आप किस जगह से हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूसरी बात ये कि अगर आप वीडियो में शेयर कर सकते हैं वीडियो को, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के साथ में, जहाँ तक शिक्षा आप चाहते हैं कि RD शर्मा जैसा बुक भी उनके पहुँच में हो, तो आपका भी कुछ ना कुछ उसमें कंट्रीब्यूशंस होगा उन बच्चों तक पहुंचाने में। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप इतने कीमती वक्त देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।